अस्सलामुअलैकुम, ये है सच न्यूज और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें जिंदगी की आसाइशों से बहरामंद किया। अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में आपको खबर दें, कराची सुपर हाईवे नूरियाबाद के करीब मुसाफिर वैन को हादसा पेश आया। हादसे के नतीजे में जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई और 11 अफराद जख्मी हुए हैं। मजीद जानेंगे अता हुसैन से। जी अता, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल कराची में गुज़िश्ता रोज जो है सुपर हाईवे नूरियाबाद के करीब मुसाफिर वैन को हादसा पेश आया था, जिसमें जो है जांबाज अफराद की तादाद 14 हो गई है। अब्बासी अस्पताल लाई जाने वाली एक खातून की गोद में एक बच्चा भी था, जबकि तमाम 14 लाशों के DNA सैंपल्स ले लिए गए हैं। सैंपल्स लेने के बाद मैयतों को अब्बासी शहीद अस्पताल से सोहागपुर AT सख्त खाने मुंतकिल कर दिया गया है। तमाम रेस्क्यू काम के मुताबिक DNA रिपोर्ट्स आने के बाद मैयतें वुर्सा के हवाले की जाएंगी। हादसे में तमाम मैयतें मुकम्मल तौर पर झुलस चुकी थी। मैयतों की शनाख्त DNA से ही मुमकिन हो सकती है, जबकि हादसे में जख्मियों की शनाख्त जो है 60 साला अब्दुल रशीद, 50 साला साबिर, 35 साला इरफान, 40 साला उस्मान, 26 साला आमिर, जबकि 18 साला असमत, 30 साला असद, 4 साला अलीजा, 2 साला जैनब और 3 साला नूर फातिमा और 25 साला अहमद भी जख्मियों में शामिल हैं, जिन्हें हैदराबाद अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जी अता, ये भी बताएगा जो अफराद जख्मी हुए हैं उनकी हालत क्या बताई जा रही है? जो अफराद जख्मी हैं उनकी हालत कुछ की जो है तशवीशनाक है, जबकि कुछ की हालत जो है खतरे से बाहर है। ताहम उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। तिब्बी इमदाद के बाद जो है उनको आगे का घर मुंतकिल किया जाएगा। सही, अता हुसैन हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कराची में करंट से एक और मौत। औरंगी टाउन पीराबाद में एक शख्स जाँ बहक हो गया। आपको खबर दें, कराची में करंट लगने से एक और मौत वाक़या हो गई। औरंगी टाउन पीराबाद में एक शख्स जाँ बहक हो गया है। कराची से आपको खबर दें, कराची में करंट लगने से एक और मौत वाक़या हो गई। औरंगी टाउन पीराबाद में एक शख्स जाँ बहक हुआ है। आपको खबर दें कि औरंगी टाउन पीराबाद में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हुआ है। कराची में करंट लगने से एक और मौत वाक़या हो गई। औरंगी टाउन पीराबाद में एक शख्स जाँ बहक हुआ है। कराची से आपको खबर दें, कराची में करंट लगने से एक और मौत वाक़या हो गई। औरंगी टाउन पीराबाद में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हुआ है। कराची में एक और इमारत गिरने के करीब बफर जोन में रहायशी इमारत टेढ़ी हो गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 3 मंजिला इमारत को खाली करा लिया। आज इमारत गिराने का काम शुरू किया जाएगा। बफर जोन में भी एक गैर कानूनी तामीर शुदा इमारत ने अपनी जगह छोड़ दी। इमारत एक जानिब लुढ़क गई तो SBCA हुकाम की दौड़ें लग गईं। फौरी तौर पर इलाके में पहुंचकर इमारत का मुआयना किया और रिहायशियों से खाली करा लिया। SBCA हुकाम के मुताबिक इमारत नक्शे के बरखिलाफ बनाई गई थी और 120 गज के रिहायशी प्लॉट पर ग्राउंड+3 इमारत बनाई गई। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, अफगानिस्तान में अमन मुमकिन है। अफगानिस्तान से जल्दबाजी में इनखला गैर दानिशमंदाना होगा। दोहा मुज़ाकरात से अफगान जंग खात्मे के करीब है। मजीद कहा कि कई दहाइयों से पाकिस्तान 40 लाख अफगानियों की देखभाल कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, अफगानिस्तान में अमन का क़याम मुमकिन है। अफगानिस्तान और खित्ते के लिए उम्मीद का सुनहरी मौका है। मोदी ने आलमी बरादरी की तवज्जो दुनिया को दरपेश आलमी उमूर पर नहीं दिलाई। मुनीर अकरम कहते हैं, नरेंद्र मोदी की तकरीर बैनुल अक़वामी उमूर पर खामोश थी। मजीद कहा गया कि मोदी की तकरीर मुनक़्सिम, सफाक और मुआशी तौर पर नाकाम हिंदुस्तान की हकीकत के बरक्स थी। मोदी ने मसला कश्मीर, मशरिक़ वुस्ता और फलस्तीन का जिक्र नहीं किया। भारतीय वज़ीर आज़म ने आबो हवा में तब्दीली जैसे मामलात का भी कोई जिक्र नहीं किया। भारत को 5 अगस्त 2019 के बाद से कश्मीर पर जाबराना कब्जे पर आलमी तंजीमों की तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। भारत को अक़वाम मुत्तहिदा, इंसानी हुकूक की तंजीमों और मीडिया की तनकीद का भी सामना करना पड़ रहा है। अक़लियतों और मुसलमानों खानदानों को पसमानदा रखने पर भी भारत से सवालात किए जा रहे हैं।
दहशतगर्द भारतीय फौज ने एक बार फिर सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी कर दी। कोट कटेरा सेक्टर में बिलाइस्ताल फायरिंग से मादरे वतन का एक और बेटा कुर्बान हो गया। पाक फौज ने मौसर कार्रवाई करते हुए भारतीय पोस्ट तबाह कर दी। दुश्मन को भारतीय जानी नुकसान पहुंच गया। अजली दुश्मन भारत शरारत से बाज न आया। एक बार फिर पुरअमन कौम के सब्र को आजमाया। कंट्रोल लाइन पर सीज फायर बंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए बिलाइस्ताल फायरिंग कर दी। भारतीय फौज की शेलिंग से धरती माँ का एक और बेटा कुर्बान हो गया। मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर के इलाके पंचकोट से ताल्लुक रखने वाले बहादुर सपूत नायक दिलफराज शहीद का बदला लेने के लिए पाक फौज ने भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की। पाक फौज की कार्रवाई के दौरान भारतीय चेक पोस्ट को तबाह कर दिया गया, जिसके नतीजे में दुश्मन फौज को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय हरधर्मी ने जंग का माहौल बना रखा है। भारत ने किसी भी किस्म की जारियत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भारत पर वाज़ेह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि भारत ने पाकिस्तान के साथ जंग का माहौल बना रखा है और 2004 से LOC पर भारतीय हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम आलमी मीडिया को LOC की सूरत हाल से मुतालिक आगाह करते रहे हैं। दुनिया को भी सूरत हाल का बाखूबी अंदाजा है। आलमी बरादरी को चाहिए कि इस तनाज़े को फौरी हल कराए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान को इंतजामी मकासद के लिए सूबा बना सकते हैं, ताहम ताहाल इस पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। जो भी फैसला हुआ वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होगा। भारतीय दहशतगर्दों का सहूलतकार निकला। फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट रिपोर्ट ने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। भारत के 44 बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस निकले। काला धन केरला और आसाम में दहशतगर्द ग्रुप्स की मुआवनत के लिए इस्तेमाल होने का शुबा है। दूसरों पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाने वाला भारत खुद दहशतगर्दों का सरपरस्त निकला। फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट की रिपोर्ट ने भारत का कच्चा छट्टा खोलकर रख दिया। रिपोर्ट में जारी दादोशुमार ने मोदी सरकार की बदउनवानियों को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग में भारत के 44 बैंक मुलव्विस निकले। भारतीय बैंकों ने 3201 गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस की। बैंकों के जरिए 1 अरब 53 करोड़ डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। ये पैसा कहाँ गया, किसने इस्तेमाल किया, कई सवालात जन्म लेने लगे। पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा, HDFC बैंक, किनारा बैंक, इंडसलैंड बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा भी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस पाए गए। क्या ये रकम केरला और आसाम के दहशतगर्द ग्रुपों की मावनत के लिए इस्तेमाल होगी? कई सवालात पैदा हो गए। इससे कबल UN रिपोर्ट में केरला और आसाम के दहशतगर्द ग्रुपों की मौजूदगी की निशानदेही की गई। भारतीय नवादरात के स्मगलर्स मुलव्विस। सोने और डायमंड में भी मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इंडियन प्रीमियर लीग में भी मनी लॉन्ड्रिंग के इस्तेमाल का इंकिशाफ हुआ है। खबर थी आपको, मुल्क भर में कोरोना के 694 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 3,10,275 हो गई। 24 घंटों में वायरस से 6 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। मजीद जानेंगे सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद। मुल्क भर में कोरोना के केसेस में बतदरीज कमी जा रही है और पिछले 24 घंटे में 694 नए केसेस आने के बाद अब तक मजमूई तादाद है कोरोना केसेस की वो 3,10,275 पहुंची है। आज तक के पिछले 24 घंटे में 6 नई अमवात जो है रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद मजमूई जो तादाद है अमवात की मुल्क में वो 6,457 है। आप पिछले 24 घंटे में 280 मरीज ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना को शिकस्त दी है, जिसके बाद अब तक जो इस्तेजाब होने वाले मरीजों की जो तादाद है मुल्क भर में वो 2,96,613 तक जा पहुंची है। 24 घंटों में अगर देखा जाए तो 36,468 जो है टेस्ट भी किए गए हैं। इसके बाद अब तक मजमूई तौर पर 34,20,657 जो है मजमूई तौर पर मुल्क में तशखीसी टेस्ट किए जा चुके हैं और अब तक जो है 584 मरीज हैं जो कि क्रिटिकल कंडीशन में मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है आज जेर इलाज है। आज सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो सिंध से सामने आए हैं। तक 1,35,766 केसेस की तस्दीक हुई है। इसी तरह पंजाब से 99,128 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। खबर पख्तूनख्वा से 37,670 केसेस अब तक सामने आए हैं। इस तरह इस्लामाबाद से भी 16,440 केसेस की इंफॉर्मेशन उनकी हो चुकी है। बलूचिस्तान के वाले से देखा जाए तो 15,013 केसेस हैं और आजाद जम्मू कश्मीर से 2,649 और गिलगित बल्तिस्तान से 3,665 केसेस की अब तक जो है तस्दीक हो चुकी है। जी सही, बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी अपडेट करने के लिए। सच न्यूज बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वजीर दिफा परवेज खट्टर का कसीरुल मुल्की क्यूकॉस फौजी मश्क का मुशाहिदा। ISPR के मुताबिक कसीरुल मुल्की फौजी मश्क रूसी शहर आस्तरकान में मुनाकिद हुई। ISPR का कहना है कि चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल असर मुसाले अब्बासी भी साथ मौजूद थे।
वजीर दिफा की पाकिस्तानी चीनी दस्तों के एहलकारों से मुलाकात हुई। मशकों में मुख्तलिफ ममालिक के फौजी दस्तों ने भी शिरकत की है। आपको बताएं, वजीर दिफा परवेज खटक का कसीरुल मुल्की क्यूकॉस फौजी मश्क का मुशाहिदा। ISPR के मुताबिक कसीरुल मुल्की फौजी मश्क रूसी शहर आस्तरखान में मुनाकिद हुई। चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजहर साले अब्बासी भी मौजूद थे, जबकि वजीर दिफा की पाकिस्तानी चीनी दस्तों के एहलकारों से भी मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मशकों में मुख्तलिफ ममालिक के फौजी दस्तों ने भी शिरकत की है। कराची में नकासी आब के बोसीरत निजाम की वजह से मामूलात जिंदगी शदीद मुतासर हो गए। कोरंगी सनती एरिया ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के करीब मेन शाहराह भी एक माह से तालाब बनी हुई है। मजीद जानेंगे अब्दुल कदीर राना से। अब्दुल कदीर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, शहर कायद में जो निकासी आब का निज़ाम है, सेवरेज का सिस्टम है, वो इंतहाई नाकारा हो गया है। बारिशें रुके हुए महीने से ज़्यादा का अरसा हो गया है, लेकिन जो पानी है कराची में जगह जगह अभी भी खड़ा हुआ दिखाई देता है, और फिर सेवरेज का पानी भी जो है उसमें शामिल हो गया है, और जिसकी वजह से शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। ये मैं इस वक्त कुरंगी सनती एरिया में बिल्कुल ये जो मेहरान टाउन है उसकी तरफ ये सड़क जाती है, और इस तरफ इंडस्ट्रीज भी वाक़ हैं। ये इसमें पानी खड़ा हुआ है गुज़िश्ता एक माह से, जिसे अभी तक निकाला नहीं गया है। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अच्छा बताएं, क्या मुश्किल हो रही है? ये पानी कब से खड़ा हुआ है? सर, जब से बारिश हुई है, जब से ये पानी यहाँ खड़ा हुआ है, और कोई आ नहीं सकता, यहाँ कोई जा नहीं सकता इधर से। इतनी परेशानी हो रही है, आप देखें कितने लोगों को परेशानी हो रही है। यहाँ अपनी फैक्ट्रियों में लोग नहीं आ सकते और न अपने वेयर हाउस में आ सकते हैं। ये बहुत परेशानी है, इसके इदारों को चाहिए कि कुछ। क्या सिंध गवर्नमेंट मतलब वो दावे करती है? बेकार है, सिंध गवर्नमेंट की बातें ना करना, सिर्फ खाने के लिए बैठी है सिंध गवर्नमेंट, काम के लिए नहीं है। हमारे यहाँ लोगों के पूरे पूरे बेसमेंट डूब गए, करोड़ों का नुकसान हो गया। इनके छोटा टुकड़ा बनाने के लिए तकलीफ है लोगों को। कोई निकासी नहीं है पानी की, कोई सीवरेज लाइन नहीं है। ये शहरी यहाँ मेरे साथ मौजूद थे, जिनका कहना है कि ये जो पानी खड़ा हुआ है इसके ये बिल्कुल निकाला नहीं जा सका है। इसकी वजह से ना सिर्फ ये जो सड़क है ये पूरी टूट गई है, बल्कि यहाँ से यहाँ पर जो है मच्छरों और दीगर जो बीमारियां हैं उनकी भी अफजाइश हो रही है। सही, बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर। कराची के इलाके गुलशन इकबाल यासीनाबाद में कचरे के ढेर मौजूद है, जिनके बाइस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानेंगे शाहिद एजाज से। शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में जो है कचरे का ढेर जो है एक तरफ जो है यहाँ पर मंजर पेश कर रहा है। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, कराची का इलाका है गुलशन इकबाल यासीनाबाद, जहाँ से गुलशन इकबाल और गुलस्तान जौहर के लिए रास्ता जाता है, वाटर पंप और आयशा मंजिल की तरफ रास्ता जाता है। यहाँ पर घर आबादियाँ बनी हुई हैं, लेकिन एक कचरे का यह मनाजिर पेश कर रहा है। मेरा कैमरामैन आपको असगर दिखा सकता है यहाँ पे कितना कचरे का ढेर लगा हुआ है, और यहाँ पर जो है कोई पुरसान हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। गंदगी की वजह से शदीद बीमारियां जन्म ले रही हैं। इसके साथ ही मेरे एक शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, क्या कहना है। जी बताइए, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, ये जो जगह आप देख रहे हैं इस वक्त यासीनाबाद और गुलशन इकबाल के बीच में जो पुल के साथ है, और इसी के साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कब्रिस्तान है। जो लोग यहाँ पे दफन करने के लिए लोग आते हैं उनको बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, और यहाँ पे अक्सर यहाँ पे ट्रैफिक भी जाम होता है इस कचरे की वजह से। इसकी वजह से ताफून भी फैल रहा है, लोग बीमार भी हो रहे हैं, और इसकी वजह से मच्छर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैदा हो रहे हैं। एक तो गंदगी आपके सामने है ये। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि यहाँ पर एक तरफ जो है कब्रिस्तान है और दूसरी तरफ यहाँ पर रिहायशी आबादी है, जिससे जो है बहुत सारी बीमारियां जन्म ले रही हैं, और ट्रैफिक भी शदीद यहाँ पर जाम होता है। अभी तक कोई राय सामने नहीं आई हुकूमत की जानिब से, डिस्ट्रिक्ट की जानिब से और जिला इंतजामिया की जानिब से। अभी तक इसको सफाई नहीं की गई है, और इलाका मकीनों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी सही, बहुत शुक्रिया शाहिद एजाज। महंगाई का पारा मुसलसल हाई रहने लगा। शय खुरनोश की कीमतों में कमी ना आ सकी। सितंबर का चौथा हफ्ता भी आवाम के लिए महंगा साबित हुआ। इसी पर रिपोर्ट करेंगे कामरान चौधरी। महंगाई का पारा मुसलसल हाई, अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कमी न लाई जा सकी। सितंबर का चौथा हफ्ता भी आवाम के लिए महंगा साबित हुआ। रवां हफ्ते के दौरान बेशतर अशिया जरूरियत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सरकारी अदारा शुमारियात की जानब से हफ्तावार महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए गए। शुमारियात ब्यूरो के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.32% का इजाफा हुआ,
जबकि महंगाई की मजमूई शरह 8.86% की सतह पर पहुँच गई। रिपोर्ट के मुताबिक 17,000 माहाना कमाने वालों के लिए महंगाई की शरह 12% की सतह से क्रॉस कर गई, जबकि 17 से 23,000 माहाना कमाने वालों के लिए महंगाई की शरह 11.73% की सतह पर पहुँच गई है। अदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 22 अशिया की कीमतों में इजाफा, जबकि 8 में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। जारी दस्तावेज के मुताबिक दूसरे हफ्ते भी चीनी की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रवां हफ्ते के दौरान चीनी की फी किलो कीमत में ₹1.66 का इजाफा हुआ, जिसके साथ ही फी किलो चीनी की कीमत ₹96.29 की सतह पर पहुँच गई है। दस्तावेज के मुताबिक प्याज ₹5, टमाटर की फी किलो कीमत में ₹9 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अदारा शुमारियात के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान दाल मसूर, दाल माश, चावल, बड़ा गोश्त, गरम मसाला भी महंगा हुआ, जबकि गंदम का आटा, कुकिंग ऑयल, चाय की पत्ती भी महंगी हो गई। दस्तावेज के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 8 अशिया की कीमतों में मामूली कमी भी रिकॉर्ड की गई, जबकि 21 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। ताहम महंगाई की मजमूई शरह एक बार फिर 9% की सतह के करीब पहुँच गई है। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। और अब आपको बताएं, लाहौर में आटे की किल्लत का बहरान भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। मजीद जानेंगे फरहान एजाज से। जी फरहान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में जो है आटे की किल्लत का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। पिछले जो है वो 22 रोज से आटा जो लाहौर की तमाम मार्केट्स में छोटी बड़ी दुकानों पर जो है वो गायब हो गया है। शहरी परेशान है। बुनियादी चीज़ है जो घरों में इस्तेमाल होती है, ना ही गंदम मिल रही है, ना ही आटा मिल रहा है। इस वक्त जो है वो शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा, आटे की किल्लत का सामना आपको भी है, क्या कहें? बिल्कुल, आटा बहुत मुश्किल से मसला बना हुआ है और तमाम शहरी जो तोड़े बार आटा इस्तेमाल करते थे वो समझ लें कि अब चक्की से आटा लेने आ रहे हैं। जी मेरे साथ जो है चक्की मालिक भी मौजूद है, इनसे भी जानेंगे कि क्या कहेंगे। जी बताइएगा, आटा जो है शहरी कहते हैं महंगा है, चक्की का आटा भी महंगा दिया जा रहा है। अब तो हालात ही ऐसे में आ गए, ये पूछते हैं यार आटा मिल जाएगा। तो गंदम की प्रॉब्लम सूरत हाल ये बनी है। ये जब से खान साहब आए हैं ना, तो समझ लो कि चक्कर च पाया हर बंदे ने। जो जी शायद पूछो आगे कणक का रेट तकरीबन पहले घट सी, पिछले साल में 1000 रुपये का फर्क पै गया पिछले साल में हूँ तक। तो आटा कितने जाएगा? इस टाइम आटे का रेट 76 रुपये है, तो फिर भी 70 रुपये दे रहे हैं, कुछ बचा नहीं रहे, पूरे कर रहे हैं। तो लोग आ गया पूछ रहे हैं भाई आटा मिल जाएगा। उन लोग मजबूर ने बेचारे ने खाना दिया, खाना देना को बंद कर सकता, बाकी बंद हो। जी बिल्कुल, जो है वो गंदम आटा जो है घर की बुनियादी ज़रूरत है। लाहौर की तमाम दुकानों पर आटा जो है मुकम्मल तौर पर गायब है। शहरी खासे परेशान है। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि गंदम जो है वो हर जगह पर मुहैया की जाए और आटे का रेट जो है वो मुतय्यन किया जाए ताकि गरीब आदमी की मुश्किलात और मसाइल कम हो सकें। जी सही, बहुत शुक्रिया फरहान एजाज। कोयटा और बलोचिस्तान के दीगर अजला में भी सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया, जिससे शहरियों की क़ुव्वत खरीद ही जवाब दे गई। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल गनी। वादी कोयटा में यूं तो बुनियादी जरूरत की तमाम अशिया की कीमतें दिन ब दिन आवाम की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं, लेकिन अब शहर में सब्जियों की कीमतों में इस कदर इजाफा हुआ है कि शहरियों की कुव्वत खरीद ही जवाब दे गई है। आम बंदे की पहुंच से सब्जियां भी दूर हैं, फ्रूट्स भी दूर हैं। पहले हम बात कर रहे थे कि सब्जियों के हवाले से मैं कह रहा था कि जो यहाँ के हज़ारगंजी एक बड़ी मंडी है, वहाँ पे आपको जो रेट्स मिलते हैं उधर को आप यहाँ से कंपैरिजन करो इस मार्केट से, तो आम बंदा वहाँ जाकर खरीदारी नहीं कर पाता। लेकिन वहाँ के जो रेट्स हैं वो कम है, यहाँ के रेट्स ज़्यादा हैं, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर है। ये 2-3 महीने से तो हर चीज़ महंगा है, प्याज हुए, टमाटर हुए, आलू है, ये सब्जी, बाकी सारी सब्जी महंगी है। अभी जो आजकल जो है उधर मंडी में महंगा चीज़ लाता है, इधर ही महंगा बेचते हैं। जब पहले सस्ता था, हम लोग सस्ता बेच रहे थे ना, टमाटर 20 रुपये था, अभी जो है 60-50 हो गया। इसी तरह जो चीज़ उधर महंगा हो जाए इधर भी महंगा होएगा, जब सस्ता हो जाए इधर भी सस्ता होएगा। जो गरीब के खाने वाली चीज़ें हैं इन पे कंट्रोल किया जाए और इनको सस्ते से सस्ता किया जाए। कोयटा में सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफे की एक और अहम वजह शहर में जिले इंतजामिया की वो बेहिसी भी है, जो सरकारी नरखनामे के अजरा और इस पर अमल दरामद के हवाले से इख्तियार की गई है। अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा। हुकूमत ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जरिए ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे का मंसूबा बनाया है। वजारत ओवरसीज पाकिस्तानीज़ ने 1 लाख हुनरमंद अफराद को कुवैत भेजने की तैयारियां शुरू कर दी। रिपोर्ट करेंगे कामरान चौधरी।
बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जरिए ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे की कावश। वजारत ओवरसीज पाकिस्तानी का 1 लाख हुनरमंद अफराद को कुवैत भेजने का मंसूबा। हुक्काम के मुताबिक हुनरमंद अफराद को कुवैत भेजने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कुवैत हुकूमत को अरसाल कर दी गई। ओवरसीज हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान में अफरादी कुव्वत मुख्तलिफ शोबों में काम की सलाहियत रखती है, जबकि ज़राए के मुताबिक हुनरमंद अफराद को कुवैत भिजवाने के लिए मावन ख़ुसूसी जुल्फी बुखारी भी सरगर्म है। इस हवाले से पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान मुफाहमत के मुआहदे को जल्द हतमी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। 2011 में कुवैत हुकूमत ने पाकिस्तानियों के दाखिले पर पाबंदी आयद की थी, जबकि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी वीज़ा पाबंदियों को खत्म करने की दरख्वास्त गुज़िश्ता बरस कुवैत हुकूमत से कर चुके हैं। अक्टूबर 2019 में कुवैत ने असूली तौर पर पाकिस्तान के साथ एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत भी किए थे, जिसके तहत हुनरमंद, नेम हुनरमंद और गैर हुनरमंद कारकुनान को कुवैत में दाखिले की इजाज़त दी जानी थी और सेहत की देखभाल और तालीम से लेकर ज़राअत और तामीर तक मुख्तलिफ शोबों में काम करने की इजाज़त भी देनी थी। 2011 में कुवैत ने ईरान, इराक, शाम, अफगानिस्तान समेत पाकिस्तान के शहरियों को मुल्क में दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी थी, जबकि 2019 तक कुवैत में तकरीबन 1,16,000 पाकिस्तानी रहाइश पजीर थे, जो मजमूई तौर पर कुवैत में मौजूद 30 लाख गैर मुल्की आबादी का 0.03% है। कामरान चौधरी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, कराची के FBR एरिया में सीवरेज और गंदगी ने मकीनों की जिंदगी अजीरन कर रखी है। सनती शहर में निकासी आब का मुनासिब इंतजाम न होने का खमियाजा शहरी भुगत रहे हैं। मजीद जानेंगे शहजादा मोइन की इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया दस्तगीर 14 में सीवरेज का गंदा पानी अब तक साफ ना हो सका, जिससे दुकानदारों के साथ साथ नमाजियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि 3 से 4 माह हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बारिश का पानी तो पहले से ही जमा था। अब तो सीवरेज का गंदा पानी भी यहाँ पर जमा हो चुका है, जिसके बाइस ग्राहक दुकानों में आने से कतरा रहे हैं। बारिशों का सिलसिला हुआ, बारिश के बाद इस गटर ने जो है जीना अजाब किया हुआ है दुकानदारों का। खास तौर पे जो छोटे दुकानदार हैं वो बेचारे बिल्कुल जो है ना, आप ये समझे बैठे हुए रात भर मक्खियाँ उड़ाते रहते हैं। इस गटर के पानी में कौन कस्टमर उतर के आएगा। दुकानदारी तो रही नहीं यहाँ पे अब, और तकरीबन 3 महीने से ये सिलसिला चल रहा है यहाँ पे। बारिश का पहले कम था, बारिश के बाद बढ़ गया, गटर उबल रहे हैं यहाँ पे। सर यहाँ पे तकरीबन ये 2 महीने हो गए, कोई हाल पूछने वाला नहीं है, ना नमाज पढ़ने के रहे ना कारोबार करने के लिए। कोई गुजरता नहीं है कस्टमर यहाँ से, पूरा दिन ऐसे ही बैठते हैं और ऐसे ही घर चले जाते हैं। कोई कस्टमर यहाँ से नहीं गुजरता, कोई हाल वाल नहीं है। गड्ढा हो चुका है मस्जिद के सामने, यहाँ पे गाड़ियाँ फंस जाती हैं। आगे गड्ढा हो चुका है, वहाँ पे गाड़ियाँ फंस जाती हैं। सुबह आते हैं नजिस हो जाते हैं, नमाज वगैरह पढ़ नहीं सकते। जबकि मस्जिद के सामने भी सीवरेज का गंदा पानी मौजूद है, जिससे नमाजियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत परेशानी हो रही है नमाजियों को, बचते बचाते आते हैं, नमाज पढ़कर बड़ी मुश्किलों से वापस जाते हैं और बस अपने आप को बचाते हैं, अपने कपड़ों को बचाते हैं, गंदगी से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से हो रहा है ये सब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज का गंदा पानी अब भी मौजूद होने के बाइस जहां पर आम लोग परेशान हैं, वहां ताजिर बिरादरी को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 3 से 4 माह गुजर जाने के बावजूद दस्तगीर नंबर 14 का जो इलाका है वो सीवरेज के गंदे पानी से पाक ना हो सका, जिससे यहाँ के शहरी काफी परेशान दिखाई देते हैं। कैमरामैन फैजान खान के साथ शहजादा मोइन, सच टीवी, कराची। सादिकाबाद में असले की आम नुमाइश सरकार पुलिस के लिए चैलेंज बन गई। ओबाश नौजवानों का फेमस टिकटॉक सरकार ते साडी अपनी ने SP TC अपने ने असले की सरेआम नुमाइश करके वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी जाती है। सादिकाबाद में सरकार पुलिस अपनी रिट कायम रखने में बुरी तरह नाकाम है। आए रोज एक से बढ़कर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की जाती है, जिसमें ओबाश नौजवान असलहे की आम नुमाइश करते हैं। ऐसे वाकयात पेश आने पर मकामी पुलिस पहले तो FIR दर्ज नहीं करती, अगर गलती से कर भी लेती है तो गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जाती। इस तरह असलहे की सरेआम नुमाइश से शहरी खौफ में मुब्तला है और शहरियों की DPO रहीम यार खान मुंतजर मेहदी से अपील की कि ऐसे ओबाश नौजवानों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। फैसलाबाद में नून लीग की रहनुमा तलाल चौधरी पर नामालूम अफराद का मुबैना हमला और तशद्दुद। नून लीग की साबिक MNA के घर के करीब होने वाले हमले में तलाल चौधरी शदीद जख्मी हुए। तलाल चौधरी की मुबैना झगड़े के वक्त की वीडियो भी सामने आ गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने खुद पर होने वाले तशद्दुद के मामले पर खामोशी तोड़ दी।
मेरी बाजू टूटी है। साबिक वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी पर साबिक MNA आयशा रजब के घर के करीब हमला। तलाल चौधरी हमले में शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक 23 सितंबर को सुबह 3 बजे अब्दुल्ला गार्डन टाउन फैसलाबाद से तलाल चौधरी ने पुलिस को मदद के लिए 15 पर कॉल की। पुलिस टीम कॉल पर फौरी एक्शन के लिए रवाना ही हुई के साथ ही आयशा रजब बलोच ने 15 पर कॉल कर दी। पुलिस को बयान देते हुए तलाल चौधरी का कहना है कि मुझे उन्होंने तंजीम साजी के लिए बुलाया था। उन्होंने मेरा मोबाइल फोन पकड़कर वीडियो बना ली। इन्होंने तंजीम साजी वास्ते बुलाया, 3 फोन इन्हें मैनू कीते, 3 जो मेरा फोन इत्थों लभेगा लग पता जाएगा। मुस्लिम लीग नून की रुकने पार्लियामेंट आयशा रजब बलोच और तलाल चौधरी में झगड़ा हुआ। आयशा बलोच ने पुलिस को फोन पर कहा कि मेरे घर के बाहर कुछ मशकूक लोग हैं और मैं खतरा महसूस कर रही हूँ। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुँच गई। पुलिस जराये के मुताबिक तलाल चौधरी को किसी ने मारा जिससे कंधा टूट गया और दोनों बाजू फ्रैक्चर हुए। तलाल चौधरी और आयशा रजब अली के दरमियान पहले अच्छे ताल्लुकात भी रहे। दोनों के दरमियान कुछ अरसे कब्ल लड़ाई हुई तो बढ़ती चली गई। अपने ट्विटर पैगाम में तलाल चौधरी ने कहा कि उनसे मुतालिक जराये से चलने वाली खबरें हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है। वो वाक़या के बारे में तफसीली मौक़िफ़ जारी करेंगे। मीडिया से मौक़िफ़ का इंतजार करने का मशवरा दिया है। बलोचिस्तान हुकूमत पर प्राइमरी स्कूल 15 अक्टूबर से खोलने की ख्वाहिशमंद तर्जुमान लियाकत शाहवानी कहते हैं सूबे में असातिज़ा और तुलबा का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। जिन तालीमी इदारों में कोरोना के मुस्बत केसेज आए उनको बंद कर दिया गया। 15 रोज मजीद प्राइमरी स्कूल खोलने के जो डेट है उसमें तौसी की जाए। इससे कबल भी जितने तालीमी इदारों में केसेस पॉजिटिव आना शुरू हुई, 2 से ज्यादा केसेस जहां भी सामने आए, हमने फौरी तौर पे वो स्कूल्स, वो कॉलेजेस वो हमने बंद कर लिए। SOPs पे अमल दरामद मेक श्योर करें और जो हमारी इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, मेडिसिन जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमने प्रोक्यूर पहले भी किए हैं, मजीद प्रोक्यूर करके उसमें इजाफा कर दिया है। तो जो दूसरी लहर का वजीर आला साहब ने कहा है कि हमें सामना है, उस सूरत-ए-हाल को देखते हुए वजीर आला साहब ने जो अपील की है बलूचिस्तान की तमाम आवाम से, उस अपील को बराए करम हम अपील करते हैं कि उसको संजीदा लें, उसको सीरियस लें। और कोरोना से बचाव बहुत मुश्किल नहीं है। आपने मास्क का इस्तेमाल करना है, मिनिमम 3 से 6 फुट सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, हाथ सैनिटाइजर या सोप से धोने हैं। ईरानी सदर हसन रूहानी इराक, अफगानिस्तान और खलीज फारिस के जनूबी ममालिक में अमरीकी फौजियों की मौजूदगी को इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दे दिया। कहा कि इलाके से अमरीकियों के इनखला की कोशिश करना हर उस मुल्क की जिम्मेदारी बनती है। ईरान के सदर हसन रूहानी से तेहरान में इराक के वज़ीर खारिजा फवाद हुसैन ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर ईरानी सदर डॉक्टर हसन रूहानी का कहना है कि ईरान इराक में इत्तेहाद यकजहती में मदद के लिए ईरानी हुकूमत अवाम के साथ है। ईरान मुख्तलिफ वक्त में इराक की कानूनी हुकूमत और अवाम का हामी रहा है और इराकी हुकूमत और अवाम की मदद का बेहतरीन नमूना है। इस मुल्क पर दाइश के हमले के दौरान रहा है। ईरान की हुकूमत और अवाम इराक को अपना दोस्त मुल्क समझते हैं। इराकी वजीर खारजा का कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात में तोसी उनके ईरान सफर का मकसद है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट की जज के लिए एमी कॉनी बेरियट के नाम का ऐलान कर दिया। एमी कदामत पसंद जज तस्वुर की जाती हैं। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा कि सेनेट इलेक्शन से पहले नामजद सुप्रीम कोर्ट जज की मंजूरी न दे। जो बाइडेन ने सदर ट्रंप को हिटलर के प्रोपेगेंडा वजीर गोल्बलेस से तशबीह देते हुए कहा कि मुबाहिसे में ट्रंप की जानिब से जाती हमलों और झूठ की तवक्को है। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रंप हकाइक पर बहस करना नहीं जानते। ट्रंप एक ही काम जानते हैं कि जात पर हमला कैसे किया जाए। लंदन में नई कोरोना पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज जारी है और एहतजाज में शिद्दत आ गई है। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पों में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। 16 मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी कर लिया गया। खेल और खिलाड़ी की बात करते हुए आपको बताएं, पेशावर के कयूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खुसूसी अफराद के लिए 28वां नेशनल स्पोर्ट्स मेला सज गया। इवेंट में 47 मुख्तलिफ गेम्स खेली जाएंगी। मजीद जानेंगे अदनान शाहिद से। अदनान, बताइएगा।
جی بالکل دیکھیں 28 نیشنل گیمز کا میلہ جو ہے وہ پشاور میں سج چکا ہے اور اگر بات کریں اس میلے کی تو یہ 27 سال بعد پشاور کو اس کی میزبانی حاصل ہوئی ہے. اس میں تقریباً 47 جو گیمز ہیں وہ منعقد کی جائیں گی جس کے لیے پاکستان بھر سے 750 سے زائد جو کھلاڑی ہیں وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں جو صلاحیتیں ہیں جو اپنے جو کھلاڑی ہیں وہ جوہر دکھائیں گے. خاص طور پر جو سارے کھلاڑی جو ہیں وہ ڈس ایبل پیپل ہیں. تو اس وقت میرے ساتھ کچھ کھلاڑی موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. سر کیا کہیں گے, میلہ سج گیا اسپورٹس کا, کافی عرصے بعد سجا ہے, کتنی خوشی محسوس ہوئی اور کیا کہیں گے اس ایونٹ کے بارے میں؟ پہلے تو میں سچ ٹی وی کا بہت شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ اتنا اس ایونٹ میں ہمیں ٹائم دیا اور ہم بہت خوش ہیں. سال میں ہمارا ایک ایونٹ ہوتا ہے, نیشنل سطح پر یہ ہوتا ہے, پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں. تقریباً 64 ٹیم اس میں حصہ لے رہی ہے, 650 اس میں فلائرز ہے اور انتظامات بھی کے پی گورنمنٹ کے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. ٹی اے ڈی اے بھی دے رہے ہیں, کٹس بھی انہوں نے دیے ہوئے ہیں, رہائش کا جو ہوٹلز انہوں نے دیے ہوئے وہ بھی بہترین ہے. بالکل جیسے کہ آپ نے کھلاڑی کی بات سنی, کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ میلہ سجا ہے. کووڈ-19 کے بعد تمام تر جو سرگرمیاں تھیں وہ معطل ہو گئی تھی, بند کر دی گئی تھی. پلیئر جو تھے وہ کافی مایوسی کے عالم میں تھے. جیسے ہی کووڈ-19 کا سسٹم یا جو کرونا ہے وہ ختم ہوا تو گراؤنڈ ایک بار پھر آباد ہو گئے. اگر اس ایونٹ کے بارے میں بات کروں تو یہ 3 روز تک جاری رہے گا, جبکہ جو اینڈ پہ اتوار کے شام کو جو ہے اس پہ آتش بازی کا جو رنگ ہے وہ بھی بھرا جائے گا. جی صحیح, بہت شکریہ عدنان شاہد. یہاں پر لیں گے ایک بریک, ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو بتائیں پاکستانی جانباز کھلاڑی عرفان محسود نے انڈیا کو 11ویں ٹائٹل سے بھی محروم کر دیا. انہوں نے انڈیا کے کپل کمار کا ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر لیا. انڈیا کے کپل کمار نے 100 پاؤنڈ وزن کے ساتھ 1 منٹ میں 44 سکورز کیے تھے, جبکہ پاکستان جانباز کھلاڑی عرفان محسود نے 100 پاؤنڈ وزن کے ساتھ 51 سکورز کر کے ریکارڈ توڑ دیا. عرفان محسود کو گینیز ورلڈ ریکارڈ سے ای میل موصول ہو چکی ہے جس میں تصدیق کی گئی ہے کہ انہوں نے مسلسل 11واں مقابلہ بھی اپنے نام کر لیا ہے, جس کے بعد عرفان محسود کے ٹوٹل 35 گینیز ورلڈ ریکارڈ ہو گئے. اس سے قبل عرفان محسود ابھی تک انڈیا کے 11 ورلڈ ریکارڈ توڑ چکے ہیں. اس سے پہلے عرفان محسود امریکہ, برطانیہ, اٹلی, فلپائن, عراق, انڈیا کے کئی ریکارڈ توڑ چکا ہے. کرکٹ کی کرپٹ ترین لیگ میں اب ایک اور جرم کا انکشاف ہوا ہے. فائنینشل کرائمز انفورسمنٹ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کے 44 بینک منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں, جبکہ انڈین پریمیئر لیگ میں بھی منی لانڈرنگ کے استعمال کا انکشاف ہوا ہے. میچ فکسنگ اور جوئے کے بعد آئی پی ایل میں منی لانڈرنگ کے چرچے. فائنینشل کرائمز انفورسمنٹ کی رپورٹ میں کہا گیا کہ سونے اور ہیرو کی بھی منی لانڈرنگ میں استعمال ہونے کا انکشاف ہوا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ منی لانڈرنگ میں بھارتی نوادرات کے اسمگلر بھی ملوث ہیں. رپورٹ کے مطابق انڈین پریمیئر لیگ میں بھی منی لانڈرنگ کا استعمال ہوا ہے. بھارتی بینکوں نے 3201 غیر قانونی ٹرانزیکشنز کے ذریعے $1.53 بلین کی منی لانڈرنگ کی ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی بینکوں کی ڈومیسٹک برانچز نے فنڈ وصول کیے یا آگے بھیجوائے. فائنینشل کرائمز انفورسمنٹ کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ بھارتی بینکوں کی بیرون ملک برانچز کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا گیا. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ منی لانڈرنگ کا یہ پیسہ دہشت گردی, منشیات اور مالی فراڈ میں استعمال کیا گیا. فائنینشل کرائمز انفورسمنٹ کی رپورٹ کے مطابق بھارتی بینکوں کی جانب سے یہ منی لانڈرنگ 2011 سے 2017 کے دوران کی گئی. وہاڑی میں میدان کھولتے ہی شہریوں کی بڑی تعداد نے گراؤنڈ کا رخ کر لیا اور وہاڑی سپر لیگ فائنل میچ سے لطف اندوز ہوئے. اسی پر رپورٹ کریں گے محمد ندی. میدان آباد ہوتے ہی شہریوں کی بڑی تعداد نے گراؤنڈ کا رخ کیا اور وہاڑی پی ایس ایل فائنل میچ سے لطف اندوز ہوئے. فائنل میچ کے مہمان خصوصی ضلعی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سردار فاروق احمد ڈوگر, ڈی ایس پی آرگنائز کرائم میڈم روبینہ عباس سمیت دیگر معززین نے میچ دیکھا اور کھلاڑیوں کی طرف سے لگائے گئے چوکے چھکوں سے خوب لطف اندوز ہوئے. اس موقع پر مہمانوں نے گفتگو کرتے ہوئے جی ماشاءاللہ بہت اچھا ایونٹ ہے, بہت اچھا انرجیٹک کراؤڈ ہے. کووڈ-19 کے بعد یہ بہت ہی اچھی سرگرمی ہے. اس سے جو لوگ ہیں ان کے اندر جو خوف و ہراس والی فضا تھی وہ اس سے بہتر ہوگی.
कहा कि बिलाशुबा खेल के मैदान आबाद हों तो अस्पताल वीरान होते हैं। आज इसमें इतने बड़े इवेंट में खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस और शौकीन की तादाद देखकर बखूबी अंदाजा होता है कि विहाड़ी के नौजवानों में भी बेपनाह टैलेंट मौजूद है। इस टूर्नामेंट के इंतकाद में जिस तरह नौजवानों ने अपना किरदार अदा किया, विहाड़ी के शहरियों की तफरीह के लिए शानदार मौका फराहम किए हैं, वो काबिल तहसीन है। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कमेटी मोहम्मद अदील मुगल ने कहा कि PSL की तर्ज पर कराए गए इस टूर्नामेंट को हमने कोशिश की है कि विहाड़ी के शहरियों को कोरोना के बाद एक मुनफरिद तर्ज का टूर्नामेंट देखने को मिले, जिसमें तफरीह के साथ साथ खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी हो। कैमरामैन शहजाद मुगल के साथ मोहम्मद नदीम लक, सच न्यूज बिहार। मौलाना फजल रहमान का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता हुआ, जिसमें अपोजिशन तहरीक के एक्शन प्लान, असेंबलियों से इस्तीफे और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सरबराही पर मुशावरत की गई। अपने ट्वीट में नवाज शरीफ ने कहा, मुझे गिरफ्तार किया गया, इश्तहार करार दिया गया और सजा देते देते मुल्क डबो दिया। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन के राब्ते जारी हैं। मौलाना फजल रहमान ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को टेलीफोन करके मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने अपोजिशन तहरीक APC के बाद की सूरत हाल और अपोजिशन तहरीक के एक्शन प्लान पर भी मुशावरत की। ज़राए के मुताबिक इस दौरान असेंबलियों से इस्तीफों के लिए कमेटी के क़याम और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सरबराही पर भी मुशावरत की गई। उधर नवाज शरीफ ने अपने ट्वीट में हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि एहतसाब के नाम पर 3 बार के वजीर आजम को इंतकाम का निशाना बनाया गया, सजाएं दिलवाई गयी और इश्तिहारी करार दिया गया। मुझे सजा देते देते मुल्क को डबो दिया गया। अब हम इस मुल्क को मजीद तमाशा नहीं बनने देंगे। रावलपिंडी के अयूब पार्क में नए जानवर और परिंदों की आमद हुई है, जो शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। परिंदे और जानवर वफाकी दारुल हुकूमत के चिड़ियाघर से अयूब पार्क मुंतकिल किए गए। इसी पर रिपोर्ट करेंगे सुहेल राजा। इस्लामाबाद चिड़ियाघर से आर्मी हेरिटेज फाउंडेशन में जानवरों और परिंदों की मुंतकिली के हवाले से अयूब पार्क में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस्लामाबाद चिड़ियाघर से 44 नए जानवर लाए गए हैं, जिसमें 4 गाय, 3 बैल, 7 बंदर और 17 नायाब किस्म के खरगोश, 4 अड़ियाल, 5 ज़ेबरा, 3 भेड़ शामिल है, जबकि मजीद जानवरों और परिंदों को भी लाया जाएगा। इस मौका पर DG आर्मी हेरिटेज फाउंडेशन ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ अख्तर ने कहा कि आइंदा चंद बरसों में इस पार्क को जनूबी एशिया का सबसे बेहतरीन पार्क बना दिया जाएगा। बच्चों और बड़ों की तफरीह के लिए इस्लामाबाद की चिड़ियाघर से नायाब किस्म के जानवर और परिंदे अयूब पार्क मुंतकिल भी कर दिए गए हैं। 44 जानवर पिछले 2 महीने के अरसे में शिफ्ट किए गए यहाँ पे, और ये जो नया एक्सपेंशन प्लान है जिसके अंदर हम मॉडर्न लाइन्स पे एक जू अपना बना रहे हैं, वो 6 महीने के अंदर पाया तकमील पे पहुंच जाएगा। उसमें जो नए जानवर हैं वो ऑलरेडी हमने एडजस्ट किए हैं, उनको ऐसे तरीके से हम लोकेट और रीलोकेट कर पाएंगे इसके अंदर। तमाम परिंदों और जानवरों के लिए अलग पिंजरे और खाने पीने का इंतजाम किया गया है, जबकि डॉक्टर्स मामूल के मुताबिक जानवरों और परिंदों का मुआयना भी करेंगे। मैं 3.5 साल से इधर काम कर रहा हूँ। मेरे अंडर ना 22 का स्टाफ है, जिसमें 2 वेटरनरी असिस्टेंट, 1 वेटरनरी सुपरवाइजर, 1 वेटरनरी असिस्टेंट है। वो अपना काम डेली सुबह 7:30 बजे आते हैं, 3:30 बजे तक अपने केजेस की सफाई करते हैं, फीड करते हैं, उनको लुक आफ्टर करते हैं। मैंने हॉर्स देखे और टाइगर देखे और लाइन देखे और परिंदे देखे, मजा भी आ रहा है और झूले भी नहीं है। हम लोग पार्क आए हैं, वहाँ पे हमने बहुत ज्यादा झूले लिए, हमने बहुत मजा किया। इस्लामाबाद से जो नए परिंदे हैं हमने वो भी देखे हैं और हम बहुत खुश हुए उन्हें देखकर। हम लोग जानवर देखे हैं, परिंदे देखे हैं और ज़ेब्रा, और बहुत मजा आया। तारीखी अहमियत के हामिल इस पार्क में रोजाना हजारों की तादाद में सियाह दूर दराज से सैर करने आते हैं। बच्चों की तफरीह के लिए बैनुल अक़वामी मेयार के झूले भी मुयस्सर हैं। एशिया के मुल्क सिंगापुर ने दुनिया भर को टेक्नोलॉजी के मैदान में पीछे छोड़ दिया। सिंगापुर दुनिया का पहला मुल्क होगा जो अपनी कौमी शनाख्ती स्कीम में चेहरे की तस्दीक करने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। इस टेक्नोलॉजी को मुल्क की डिजिटल शनाख्ती स्कीम सिंह पास में शामिल किया जाएगा और इससे सार्फिन को सरकारी सर्विसेज तक रसाई फराहम होगी। हुकाम का कहना है ये पहला मौका है जब क्लाउड बेस्ड चेहरे की तस्दीक का इस्तेमाल ऐसे लोगों की शनाख्त को महफूज करने के लिए किया गया जो कौमी डिजिटल शनाख्ती स्कीम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बायोमेट्रिक निजाम सिंगापुर के आवाम को सरकारी और निजी सर्विसेज तक रसाई और हुसूल के महफूज तरीकेकार फराहम करेगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।